अब तक आपने पढ़ा। आन्या ने संपन्न को देखकर अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आन्या के बोलते ही संपन्न के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? सिंघानिया फैमिली की बर्बादी के लिए। लेकिन तुम सिंघानिया फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आन्या ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। संपन्न ने गुस्से से उसके चेहरे को देखकर कहा, क्योंकि अर्नव सिंघानिया ने डेविड के भाई को मारा है, इसलिए मैं भी सिंघानिया फैमिली को बर्बाद करना चाहता हूँ। अर्नव को सबसे अजीब उसकी फैमिली है, अगर वही नहीं रही तो फिर अर्नव सिंघानिया क्या कर लेगा? आन्या ने जैसे ही संपन्न के मुंह से डेविड के मरने की बात सुनी तो हैरान रह जाती है। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, अर्नव कभी किसी को नहीं मार सकते हैं। संपन्न हंसकर बोला, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम अपने पति की सच्चाई नहीं जानती हो। आन्या ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, सच्चाई? कैसी सच्चाई? संपन्न मुस्कुराते हुए जीवन के चेहरे की तरफ देखा और बोला, जीवन बता दो तुम्हारी भाभी को कि तुम्हारी और तुम्हारे बॉस अर्नव सिंह कहानी की सच्चाई क्या है। जीवन चिल्लाकर बोला, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आन्या ने जीवन की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, जीवन ऐसा भी क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? जीवन ने आन्या के चेहरे की तरफ देखकर कहा, भाभी हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, लेकिन आप इसकी बात पर विश्वास मत करिए, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। आन्या को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था और क्या झूठ। वही संपन्न कुछ बोलने के लिए अपनी जुबान खोलना, तभी उसे बुलेट्स चलने की बहुत ही तेज आवाज आती है। संपन्न, आन्या और जीवन तीनों चौंक जाते हैं। वही संपन्न को कुछ समझ नहीं आता। उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ बाहर जाकर देखो कौन आया है। संपन्न के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसने जीवन की तरफ देखा तो जीवन उसे देखकर तिरछी स्माइल दे देता है। कुछ ही देर में बाहर गए सभी बॉडीगार्ड्स की भी चिल्लाने और चीखने की आवाज में आने लगी। संपन्न ने जब विंडो के पास आकर देखा तो उसे बाहर से अर्नव अपने हाथ में एक लंबी गन पकड़कर उसी दिशा में आते हुए दिखाई देता है। अर्नव को देखते ही संपन्न के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन आ गए। उसने अपने दांत आपस में पीस लिए और अपनी गन उठाकर अर्नव की तरफ फायर करने लगता है। लेकिन अर्नव अपने सामने आने वाले हर एक आदमी को मारते हुए उन बुलेट्स के वार से भी बचत जा रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बेहद खूंखार इंसान संपन्न की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त अर्नव के चेहरे पर गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन थे। संपन्न अब उसे रूम के अंदर अकेला था और उसके साथ जीवन और आन्या थे। संपन्न वहां से भागना नहीं चाहता था। वजह ये थी कि संपन्न को डेविड के सामने अपने आप को प्रूफ करना था और डेविड के सामने जैगुआ अपने आप को तभी प्रूफ कर सकता था जब अर्नव को अपने हाथों से मार सके। संपन्न के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जीवन बोला, क्या हुआ जैगुआ, तुम इतनी डर क्यों गए हो? कहीं यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं है? जीवन की बात सुनकर संपन्न ने उसे घूमते हुए देखा और अपने वहां पर रखी हुई बंदूक उठाकर उन दोनों के सिर पर लगा देता है। जैगुआ नहीं भाग सकता, तुम सभी को मारकर ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ, संपन्न ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वही जीवन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आन्या को ये सब देखकर घबराहट होने लगी। अब आगे संपन्न ने गन जीवन और आन्या के माथे पर तान दी थी। तभी डोर एक झटके के साथ ओपन होता है और अर्नव अंदर दाखिल होता है। अर्नव के हाथ में बस एक लंबी बंदूक थी जिसके निशाने पर संपन्न था। संपन्न के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था।
वो मुस्कुराते हुए अर्नव के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आखिरकार तुम आ गए। वैसे मेरा प्लान बहुत बड़ा था, लेकिन तुम्हारी वाइफ की वजह से मुझे सब कुछ बदलना पड़ा। अब मैं चाहकर भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार जरूर सकता हूँ और तुम्हारी प्यारी पत्नी और तुम्हारे वफादार जीवन को। अर्नव को अपने सामने देखकर आन्या और जीवन को खुशी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अर्नव के हाथ में बंदूक देखकर आन्या को अब अर्नव से भी डर लग रहा था। तभी अर्नव ने बिना किसी भाव के संपन्न पर गोली चला दी और अर्नव का निशाना इतना तेज था कि संपन्न के हाथ में पड़ी हुई बंदूक उछलकर दूसरे तरफ गिर जाती है। ये देखकर संपन्न की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगती है। अर्नव ने बंदूक को अपने कंधे पर रखते हुए एक टेढ़ी स्माइल के साथ संपन्न के चेहरे की तरफ देखा और बोला, जैगुआ, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने मेरी फैमिली को निशान बनाओगे और मैं तुम्हें चुपचाप देखता रहूंगा? संपन्न को कुछ भी समझ आता तभी जीवन जड़ से उठकर खड़ा हुआ और उसने चेयर उठाकर संपन्न के सिर पर मार दी। संपन्न का चेहरा एक पल के लिए चकरा जाता है। अर्नव ने अपने कदम धीरे धीरे संपन्न की तरफ बढ़ा दिए। इस वक्त वो आन्या की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि उसकी नज़रों का सामना अर्नव से नहीं हो सकता था। शायद आन्या के चेहरे की मासूमियत और उसकी आंखों के आंसुओं को देखकर अर्नव भी पिघल सकता था। अर्नव ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा, जीवन, तुम एंजल को लेकर यहाँ से जो, इसे मैं संभाल लूँगा। नो अर्नव, इसने भाभी के साथ जो किया है उसके बाद मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते कि इसने अज्जू के साथ कितना गलत किया है। जीवन में गुस्से से संपन्न को लातों से मारते हुए कहा। जीवन का गुस्सा साफ झलक रहा था, तो अर्नव ने भी उसे नहीं रोका। जीवन के हाथों में बंदूक थमाते हुए अर्नव आन्या की तरफ पलटता है और उसे खोलने लगता है। हालांकि जीवन में तो अपने आप को खोल लिया था, लेकिन आन्या अभी भी चेयर से बंधी हुई थी। आन्या लगातार अर्नव के चेहरे को देख रही थी, लेकिन अर्नव ने उसके चेहरे को नहीं देखा। वही जीवन संपन्न को लगातार अपने लात घुसों और बंदूक से मारता जा रहा था। संपन्न बिल्कुल बेसहाया, क्योंकि अब उसे बचाने के लिए उसके गार्ड्स नहीं थे। वही जीवन जैसे ही संपन्न को अपनी बंदूक से करने को हुआ, तभी उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, अभी नहीं, एंजल के सामने ये सब नहीं करना है। ये सुनते ही आन्या ने अर्नव का हाथ अपनी कलाई से हटाया और जीवन की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये देखकर अर्नव हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। आन्या ने जीवन के हाथों से बंदूक छीनते हुए संपन्न के चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरी इतनी अच्छी दोस्त को मेरे खिलाफ किया और तुम्हारी वजह से मुझे उसके सामने जाने में भी तकलीफ होती थी। तुम्हारी वजह से उसकी इतनी बुरी हालत हुई, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने संपन्न पर लगातार गोलियां चला दी। वही आन्या का ये लुक देखकर अर्नव और जीवन दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों ने बारी बारी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। संपन्न पर लगातार इतनी गोलियां चली कि एक ही पल में उसके प्राण पखेरु हो गए। आन्या ने शायद पहली बार यह सब किया था। उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे और हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरने वाली थी, तभी अर्नव ने आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। आन्या ने संपन्न के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, मैंने इसे मार दिया अपनी अज्जू की खातिर। आन्या अभी अपने हाथों को देख रही थी कि किसी की जानी पहचानी से आवाज उन लोगों के कानों में आती है। आन्या आवाज सुनते ही तीनों ने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर आजीविका खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू है और बिल्कुल किसी नदी की तरह आंसू बहते जा रहे थे। अज्जू जीवन में हल्के से मुंह में बुदबुदाकर बोला। जीवन ने आजीविका के चेहरे को देखा तो उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसने आजीविका के सामने आकर कहा, अज्जू, तुम्हें भाभी पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है।
ये लड़का झूठा था, ये एक माफिया है जिसका नाम जैगुआ है और यह सिर्फ तुम्हारे इमोशन का इस्तेमाल कर रहा था। आजीविका ने आंसुओं से भरी आंखों से जीवन की तरफ देखा और बोली, मेरे रास्ते से है जो मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। आजीविका के बोलने के स्टाइल से जीवन को अब घबराहट हो रही थी, क्योंकि जीवन जानता था कि आजीविका संपन्न से बहुत प्यार करती है और अगर उसने आन्या को संपन्न को मारते हुए देखा है तो वो आन्या को भी गलत समझेगी। वही आन्या जो कि अर्नव की बाहों में थी, उसकी नज़रें आजीविका के चेहरे पर टिकी हुई थी। आजीविका का गुस्सा देखकर जीवन उसके रास्ते से हट जाता है। वही आजीविका आन्या के सामने आकर उसके चेहरे को लगातार देखे जा रही थी। तभी अर्नव बोला, अज्जू। अभी अर्नव इतना ही बोल पाया था कि आजीविका ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, नहीं भाई, आप भी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आन्या से बात करना चाहती हूँ। अर्नव उसकी बात सुन खामोश हो गया। वही आजीविका ने आन्या को देखते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा आन्या? आन्या अर्नव के करीब से हट गई और आजीविका के चेहरे को देखते हुए बोली, अज्जू, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। आजीविका उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए बोली, अगर तुमने मेरे लिए किया होता तो फिर इसे अकेले नहीं मारती, क्यों तुमने इसे अकेले मार दिया? इसे मारने का हक मुझे भी था। आजीविका की बात सुनकर जीवन और आन्या हैरान होकर उसके चेहरे को देखने लगते हैं। तभी आजीविका ने आन्या को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे भी हक था इसे करने का, आखिर उसने मेरे इमोशन के साथ इतना बड़ा मजाक किया है। आन्या को इस तरह रोते हुए देखकर आन्या उसकी पीठ सहलाकर उसे अपने करीब खींच लेती है और उसकी पीठ को मसलते हुए बोली, हाँ अज्जू, इसने तुम्हारे इमोशन का मजाक बनाया है, इसलिए ही तो इसे मैंने अपने हाथों से मारा है। आन्या ने आजीविका को संभाला। कुछ देर में आजीविका शांत हो गई। उसने वहीं नीचे फ्लोर पर गिरी हुई बंदूक उठाई और उससे संपन्न पर लगातार गोलियों की बौछार कर दी। जीवन की भी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल अर्नव आजीविका को वहां पर लेकर आया था। उसने आजीविका को छुपाकर रहने को कहा था, लेकिन आजीविका ने चुपकर संपन्न की सारी बातें सुन ली थी और संपन्न का असली चेहरा भी देख लिया था, जिसके बाद उसे संपन्न से नफरत हो गई थी। आजीविका को आन्या से इस तरह लिपटे हुए देखकर अर्नव उसके पास आकर बोला, अज्जू, तुम भूल रही हो तो यह मेरी बीवी है और मुझे अपनी बीवी को किसी के साथ ज़्यादा वक्त शेयर करना पसंद नहीं है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो और मेरी बहन ही क्यों ना हो। अर्नव की बात सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अर्नव ने जीवन को जैगुआ की लाश को उसके सही ठिकाने यानी डेविड तक पहुंचाने को बोल दिया था। वही बाकी सभी बॉडीगार्ड्स को भी डेविड तक पहुंचाने के लिए कहकर आजीविका और आन्या को लेकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। वही जीवन संपन्न के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने होंठों में धीरे से बुदबुदा कर बोला, जैगुआर का तो खेल खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है डेविड। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अब तक आपने पढ़ा। आन्या ने जीवन के हाथों से बंदूक छीनते हुए संपन्न के चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरी इतनी अच्छी दोस्त को मेरे खिलाफ किया और तुम्हारी वजह से मुझे उसके सामने जाने में भी तकलीफ होती थी, तुम्हारी वजह से उसकी इतनी बुरी हालत हुई, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने संपन्न पर लगातार गोलियां चला दी। वही आन्या का ये लुक देखकर अर्नव और जीवन दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों ने बारी बारी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। संपन्न पर लगातार इतनी गोलियां चली कि एक ही पल में उसके प्राण पखेरु हो गए। आन्या ने शायद पहली बार यह सब किया था। उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे और हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरने वाली थी, तभी अर्नव ने आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। आन्या ने संपन्न के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, मैंने इसे मार दिया अपनी अज्जू की खातिर। आन्या अभी अपने हाथों को देख रही थी कि किसी की जानी पहचानी से आवाज उन लोगों के कानों में आती है। आन्या।
आवाज सुनते ही तीनों ने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर आजीविका खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू है और बिल्कुल किसी नदी की तरह आंसू बहते जा रहे थे। अज्जू जीवन में हल्के से मुंह में बुदबुदाकर बोला। जीवन ने आजीविका के चेहरे को देखा तो उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसने आजीविका के सामने आकर कहा, अज्जू तुम्हें भाभी पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये लड़का झूठा था। ये एक माफिया है जिसका नाम जैगुआ है और यह सिर्फ तुम्हारे इमोशन का इस्तेमाल कर रहा था। आजीविका ने आंसुओं से भरी आंखों से जीवन की तरफ देखा और बोली, मेरे रास्ते से है जो मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। आजीविका के बोलने के स्टाइल से जीवन को अब घबराहट हो रही थी क्योंकि जीवन जानता था कि आजीविका संपन्न से बहुत प्यार करती है और अगर उसने आन्या को संपन्न को मारते हुए देखा है तो वो आन्या को भी गलत समझेगी। वही आन्या जो कि अर्नव की बाहों में थी, उसकी नज़रें आजीविका के चेहरे पर टिकी हुई थी। आजीविका का गुस्सा देखकर जीवन उसके रास्ते से हट जाता है। वही आजीविका आन्या के सामने आकर उसके चेहरे को लगातार देखे जा रही थी। तभी अर्नव बोला, अज्जू। अभी अर्नव इतना ही बोल पाया था कि आजीविका ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, नहीं भाई आप भी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आन्या से बात करना चाहती हूँ। अर्नव उसकी बात सुन खामोश हो गया। वही आजीविका ने आन्या को देखते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा आन्या? आन्या अर्नव के करीब से हट गई और आजीविका के चेहरे को देखते हुए बोली, अज्जू मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। आजीविका उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए बोली, अगर तुमने मेरे लिए किया होता तो फिर इसे अकेले नहीं मारती। क्यों तुमने इसे अकेले मार दिया? इसे मारने का हक मुझे भी था। आजीविका की बात सुनकर जीवन और आन्या हैरान होकर उसके चेहरे को देखने लगते हैं। तभी आजीविका ने आन्या को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे भी हक था इसे करने का। आखिर उसने मेरे इमोशन के साथ इतना बड़ा मजाक किया है। आन्या को इस तरह रोते हुए देखकर आन्या उसकी पीठ सहलाकर उसे अपने करीब खींच लेती है और उसकी पीठ को मसलते हुए बोली, हाँ अज्जू, इसने तुम्हारे इमोशन का मजाक बनाया है, इसलिए ही तो इसे मैंने अपने हाथों से मारा है। आन्या ने आजीविका को संभाला। कुछ देर में आजीविका शांत हो गई। उसने वहीं नीचे फ्लोर पर गिरी हुई बंदूक उठाई और उससे संपन्न पर लगातार गोलियों की बौछार कर दी। जीवन की भी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल अर्नव आजीविका को वहां पर लेकर आया था। उसने आजीविका को छुपाकर रहने को कहा था, लेकिन आजीविका ने चुपकर संपन्न की सारी बातें सुन ली थी और संपन्न का असली चेहरा भी देख लिया था, जिसके बाद उसे संपन्न से नफरत हो गई थी। आजीविका को आन्या से इस तरह लिपटे हुए देखकर अर्नव उसके पास आकर बोला, अज्जू तुम भूल रही हो तो यह मेरी बीवी है और मुझे अपनी बीवी को किसी के साथ ज़्यादा वक्त शेयर करना पसंद नहीं है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो और मेरी बहन ही क्यों ना हो। अर्नव की बात सुनकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अर्नव ने जीवन को जैगुआ की लाश को उसके सही ठिकाने यानी डेविड तक पहुंचाने को बोल दिया था। वही बाकी सभी बॉडीगार्ड्स को भी डेविड तक पहुंचाने के लिए कहकर आजीविका और आन्या को लेकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। वही जीवन संपन्न के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने होंठों में धीरे से बुदबुदा कर बोला, जैगुआर का तो खेल खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है डेविड। अब आगे एक आलीशान बंगला जहां पर हर तरीके की सुख सुविधा मौजूद थी। बंगले के चारों तरफ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स तैनात थे और सभी फॉरेनर थे। सभी के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूक की देखने में सभी बेहद खतरनाक लग रहे थे। वही बंगले के अंदर एक बेहद आलीशान चेयर रखी हुई थी जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। आदमी अपने मुंह में सिगार लेकर धुआं बाहर छोड़ रहा था। उस आदमी के चेहरे पर काफी डार्क एक्सप्रेशन थे और देखने में भी आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चेहरे पर दाढ़ी थी जिसमें से कुछ वाइट कलर की थी और कुछ ब्लैक, सर के बाल भी सेम थे। उस आदमी के सामने फ्लोर पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी।
ये सभी लाशें वही थी जिन्हें अर्नव ने डेविड तक पहुंचने को कहा था, और उस चेयर पर बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था। उसके सामने उसके सबसे भरोसेमंद और वफादार आदमी जैगुआ का मृत शरीर था। वही डेविड के चारों तरफ खड़े आदमी अपना सर झुकाकर चुपचाप खामोश थे। सभी जानते थे कि जैगुआर की मौत से डेविड बौखलाया हुआ है। जब तक डेविड, जगुआर और जॉर्डन की मौत का बदला अर्नव से नहीं ले लेना, तब तक वो शांत नहीं बैठने वाला है। डेविड ने अपनी नज़रें घूमकर चारों तरफ अपने गार्डों को देखा और बोला, इतना शांत होने की जरूरत नहीं है। इन सभी को इनकी सही जगह पहुंचा दो और अर्नव सिंघानिया की हर छोटी से छोटी खबर अब मुझे चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने मेरे लोगों को मारा है, मेरे भाई को मारा है, अब उसे मुझे कोई नहीं बचा सकता है। तभी एक बॉडीगार्ड आगे जाकर डेविड से बोला, डेविड मुझे लगता है कि हमें शांत हो जाना चाहिए। वही डेविड अपने हाथ में पड़ी हुई सिगार को घुमाते हुए उसकी तरफ देखा है। डेविड की नज़रों का ख्वाब देखकर उस आदमी ने अपनी नज़रें झुका ली। तभी डेविड ने अपने पास ही रखी हुई एक बंदूक उठाकर उस बॉडीगार्ड की तरफ फेंकी। बॉडीगार्ड ने तुरंत उस बंदूक को कैच कर लिया। शूट मी लियो। लियो जिसके हाथ में गन थी, वो डेविड की बात सुनकर हैरान हो गया। नो सर, आई से शूट मी। नो सर, इफ यू डोंट शूट मी देन आई विल शूट यू। सर, लियो ने कांपते हुए हाथों से गन को डेविड की तरफ पॉइंट कर दिया और जैसे ही ट्रिगर को दबाया, अगले ही पल बंदूक की गोली पीछे की तरफ चलती है और उसके गर्दन के आर पार हो जाती है। ये नज़र देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लियो वैसे डेविड का बहुत ही ज़्यादा वफादार था, लेकिन डेविड को अपनी बात के बीच में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। डेविड ने उसकी तरफ देखा, फ्लो पर खून ही खून हो गया था। उसने उंगली के इशारे से लियो की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन सभी लाशों के साथ इस लाश को भी दफना देना, और याद रखना मुझे अपनी बात के बीच में किसी और की बातें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डेविड की बात सुनकर वहां खड़े बाकी सभी पसंद डर से खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी बैठे हुए थे, सिवाय अर्नव और आन्या के। उन सभी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कौशल्या जी और पंकज जी को कुछ भी पता नहीं था। कौशल्या जी आजीविका की तरफ देख रही थी, जो आज बेहद खुश दिखाई दे रही थी। क्या बात है अज्जू, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही हो। कौशल्या जी की बात सुनकर आजीविका ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मॉम खुश होने की बात तो है ना, मैं इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी वापस जा रही हूँ और मेरी सारी फ्रेंड्स भी मुझे बहुत याद कर रही थी। कौशल्या जी ने आजीविका को देखते हुए कहा, तुम यूनिवर्सिटी तो अज्जू रही हो जो, लेकिन अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, एग्जाम आने वाले हैं यह मैं मानती हूँ, लेकिन इतना टेंशन लेना अच्छा नहीं होता। आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मॉम मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी परेशान थी इसलिए नहीं गई, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती, भूल जाए ये सब कुछ। कौशल्या जी ने अपनी गर्दन हिला दी। वहीं पंकज जी आजीविका की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। जीवन भी एकटक आजीविका के चेहरे की तरफ देख रहा था। आजीविका ने उसकी नज़रें अपने ऊपर नोटिस की तो अपनी नज़र उठाकर जीवन के चेहरे की तरफ देखने लगती है। जीवन पर जैसे ही आजीविका की नज़रें पड़ती हैं, तभी जीवन के गले में खाना अटक जाता है। उसने खांसकर आजीविका की तरफ देखा। आजीविका पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा देती है। वही पंकज जी जीवन को इस तरह खांसते हुए देखकर बोले, बेटा आराम से खा लो, खाना कहीं नहीं भाग रहा है। जीवन ने आजीविका के हाथ से पानी का गिलास ले लिया। 2 दिन से उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। जीवन में हिम्मत नहीं हो रही थी कि
वो जाकर आजीविका से बात कर सके और आजीविका ने भी उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन दोनों की नज़रें आपस में कई बार टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नज़रों ही नज़रों में दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। जीवन में पानी का गिलास नीचे रखा तभी आजीविका पंकज जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड आप फिक्र मत करिए, ये तो होता रहता है। मुझे लगता है कि जीवन को उनकी गर्लफ्रेंड याद कर होगी। गर्लफ्रेंड कौशल्या जी और पंकज जी एक साथ बोल पड़। दोनों ने जीवन के चेहरे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे के चेहरे की तरफ। तभी जीवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, जो मॉम डैड ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी आजीविका ने पानी का गिलास अपने होंठों से लगाकर आंखों को यहाँ वहाँ घुमा दिया। वही आजीविका का चेहरा देखकर जीवन को समझते हुए देर नहीं लगी कि आजीविका ने उसे फंसाने के लिए ये सब कहा है। ये समझते ही जीवन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वही अर्नव के रूम में अर्नव आन्या को अपनी बाहों में उठाकर लाता है और उसे आईने के सामने खड़ा कर देता है। दोनों ने इस वक्त अपने शरीर पर बाथरोब लपेटा हुआ था और दोनों के बाल गिले थे। अर्नव और आन्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अर्नव ने आन्या को वही आईने के सामने बैठा दिया और ड्रायर से उसके बालों को सुखाने लगा। तो क्या प्लान है आज का एंजल? क्या? आन्या ने आईने में अर्नव की शक्ल को देखते हुए कहा। अर्नव उसके बालों को सुखाते हुए, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों डिनर पर चले। नो, मैं नहीं जा रही आपके साथ कहीं भी, अभी वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं। अर्नव ने उसके गाल पर अपना गाल टच कर लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ कर लिया है और तुम बेहतरीन तरीके से एग्जाम पास कर लोगे, लेकिन मैं चाहता था कि हम दोनों कहीं बाहर जाए। आन्या ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, बाहर? लेकिन कहाँ? क्या कहना चाहते हैं आप? अर्नव मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोला, हम दोनों हनीमून पर नहीं गए हैं, सो वहीं पर। हनीमून का नाम सुनते ही आन्या का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपनी सुर्ख चेहरे को छुपा नहीं पाती। तभी अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, एंजल इतना शर्माने की क्या बात है, हनीमून पर जो होने वाला है वैसे भी हमारे बीच हो चुका है। आन्या ने मुंह बिगा लिया। वो बोली, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना है, और आप अभी मुझे रेडी करने वाले हैं या फिर मैं खुद रेडी हो जाऊं? आन्या के दिल में तो अर्नव की बात सुनकर गदगद हो रहा था, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाना उसे बखूबी आता था, इसलिए उसने अर्नव के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अब अर्नव का रोमांटिक मूड भी फुस हो चुका था। अर्नव ने अपने होंठों को आपस में दबाया और फिर आन्या को अपनी तरफ घुमाते हुए आन्या के निचले होंठों को अपने दांत ले काट लेता है। आन्या रे मुंह से हल्की सी आह निकल गई और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। तुम्हारी यही सजा है, मेरे रोमांटिक मूड को तुम हमेशा खराब कर देती हो। अर्नव ने इतना कहकर उसको छोड़ दिया। अर्नव का गुस्से से लाल चेहरा आन्या देख पा रही थी। अर्नव ने अपने होठों के चारों तरफ अपनी जीभ को घुमाया और जैसे ही पलटता है तभी आन्या चेयर से खड़ी होकर उसके सामने आ जाती है। अभी अर्नव कुछ समझ पाता तभी आन्या ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे लगातार कुस करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को इतना जोश से चमन लगते हैं कि उन दोनों को किसी बात की खबर नहीं रहती। अब अर्नव भी उसका साथ देने लगता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अब तक आपने पढ़ा। कौशल्या जी आजीविका की तरफ देख रही थी, जो आज बेहद खुश दिखाई दे रही थी। क्या बात है अज्जू, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही हो। कौशल्या जी की बात सुनकर आजीविका ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मॉम खुश होने की बात तो है ना, मैं इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी वापस जा रही हूँ और मेरी सारी फ्रेंड्स भी मुझे बहुत याद कर रही थी। कौशल्या जी ने आजीविका को देखते हुए कहा, तुम यूनिवर्सिटी तो अज्जू रही हो जो, लेकिन अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, एग्जाम आने वाले हैं यह मैं मानती हूँ, लेकिन इतना टेंशन लेना अच्छा नहीं होता।
आजीविका ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मॉम मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी परेशान थी इसलिए नहीं गई, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती, भूल जाए ये सब कुछ। कौशल्या जी ने अपनी गर्दन हिला दी। वहीं पंकज जी आजीविका की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। जीवन भी एकटक आजीविका के चेहरे की तरफ देख रहा था। आजीविका ने उसकी नज़रें अपने ऊपर नोटिस की तो अपनी नज़र उठाकर जीवन के चेहरे की तरफ देखने लगती है। जीवन पर जैसे ही आजीविका की नज़रें पड़ती हैं तभी जीवन के गले में खाना अटक जाता है। उसने खांसकर आजीविका की तरफ देखा। आजीविका पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा देती है। वही पंकज जी जीवन को इस तरह खांसते हुए देखकर बोले, बेटा आराम से खा लो, खाना कहीं नहीं भाग रहा है। जीवन ने आजीविका के हाथ से पानी का गिलास ले लिया। 2 दिन से उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। जीवन में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर आजीविका से बात कर सके और आजीविका ने भी उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन दोनों की नज़रें आपस में कई बार टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नज़रों ही नज़रों में दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। जीवन में पानी का गिलास नीचे रखा तभी आजीविका पंकज जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड आप फिक्र मत करिए, ये तो होता रहता है, मुझे लगता है कि जीवन को उनकी गर्लफ्रेंड याद कर होगी। गर्लफ्रेंड कौशल्या जी और पंकज जी एक साथ बोल पड़। दोनों ने जीवन के चेहरे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे के चेहरे की तरफ। तभी जीवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, जो मॉम डैड ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी आजीविका ने पानी का गिलास अपने होंठों से लगाकर आंखों को यहाँ वहाँ घुमा दिया। वही आजीविका का चेहरा देखकर जीवन को समझते हुए देर नहीं लगी कि आजीविका ने उसे फंसाने के लिए ये सब कहा है। ये समझते ही जीवन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वही अर्नव के रूम में अर्नव आन्या को अपनी बाहों में उठाकर लाता है और उसे आईने के सामने खड़ा कर देता है। दोनों ने इस वक्त अपने शरीर पर बाथरोब लपेटा हुआ था और दोनों के बाल गिले थे। अर्नव और आन्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अर्नव ने आन्या को वही आईने के सामने बैठा दिया और ड्रायर से उसके बालों को सुखाने लगा। तो क्या प्लान है आज का एंजल? क्या? आन्या ने आईने में अर्नव की शक्ल को देखते हुए कहा। अर्नव उसके बालों को सुखाते हुए, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों डिनर पर चले। नो, मैं नहीं जा रही आपके साथ कहीं भी, अभी वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं। अर्नव ने उसके गाल पर अपना गाल टच कर लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ कर लिया है और तुम बेहतरीन तरीके से एग्जाम पास कर लोगे, लेकिन मैं चाहता था कि हम दोनों कहीं बाहर जाए। आन्या ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, बाहर? लेकिन कहाँ? क्या कहना चाहते हैं आप? अर्नव मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोला, हम दोनों हनीमून पर नहीं गए हैं, सो वहीं पर। हनीमून का नाम सुनते ही आन्या का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपनी सुर्ख चेहरे को छुपा नहीं पाती। तभी अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, एंजल इतना शर्माने की क्या बात है, हनीमून पर जो होने वाला है वैसे भी हमारे बीच हो चुका है। आन्या ने मुंह बिगा लिया। वो बोली, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है, मतलब कहीं नहीं जाना है, और आप अभी मुझे रेडी करने वाले हैं या फिर मैं खुद रेडी हो जाऊं? आन्या के दिल में तो अर्नव की बात सुनकर गदगद हो रहा था, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाना उसे बखूबी आता था, इसलिए उसने अर्नव के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अब अर्नव का रोमांटिक मूड भी फुस हो चुका था। अर्नव ने अपने होंठों को आपस में दबाया और फिर आन्या को अपनी तरफ घुमाते हुए आन्या के निचले होंठों को अपने दांत ले काट लेता है। आन्या रे मुंह से हल्की सी आह निकल गई और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। तुम्हारी यही सजा है, मेरे रोमांटिक मूड को तुम हमेशा खराब कर देती हो। अर्नव ने इतना कहकर उसको छोड़ दिया। अर्नव का गुस्से से लाल चेहरा आन्या देख पा रही थी।
अर्नव ने अपने होठों के चारों तरफ अपनी जीभ को घुमाया और जैसे ही पलटता है तभी आन्या चेयर से खड़ी होकर उसके सामने आ जाती है। अभी अर्नव कुछ समझ पाता तभी आन्या ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे लगातार कुस करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को इतना जोश से चमन लगते हैं कि उन दोनों को किसी बात की खबर नहीं रहती। अब अर्नव भी उसका साथ देने लगता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अब आगे सिंघानिया हाउस। अर्नव का रूम। अर्नव आन्या को अपने हाथों से कपड़े पहना रहा था कि तभी अर्नव के रूम पर नोक होता है। भाई आन्या, डोर खोलो, आजीविका ने डोर खटखटाकर कहा। वही अर्नव जो कि आन्या को कपड़े पहना रहा था। वो आन्या की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें बुलाने के लिए आ गई है पर अभी तक तुम रेडी नहीं हो पाई हो। वही अर्नव की बात सुन आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, आप सुबह सुबह रोमांस करने लगेगे तो यही होगा ना, लेट हो गई आज तो। आजीविका डोर को खटखटा कर बोली, अरे आज में डोर खोलोगे आप दोनों या फिर कल तक यही खड़ा रहना होगा। आजीविका की बात सुन आन्या ने अर्नव को घूर कर देखा। वही अर्नव ने आन्या को हिल्स पहनाते हुए उसके माथे पर किस किया और डोर खोलता है। आजीविका उन दोनों को देखकर अपने हाथों को आपस में बांध लेती है। क्या इरादा है आप दोनों का? आन्या, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? आजीविका ने अपना आंखों को छोटी करते हुए उसके फेस को देखते हुए कहा। आजीविका का बात सुन आन्या ने आजीविका के घूर कर देखा, फिर अर्नव से बोली, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। इतना कहकर आजीविका के हाथ पकड़कर आन्या वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। वही अर्नव पहले तो उसे एकटक देखता रहा फिर मुस्कुरा देता है। इसी के साथ अर्नव और आन्या अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दोपहर का समय। सिंघानिया हाउस। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद आन्या जब घर पहुंची तो घर पर कुछ औरतें आई हुई थी जो पड़ोस की ही आंटियां थी। आजीविका और आन्या उन सभी को देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सभी वहां क्यों आए हैं। दोनों ने ही गर्दन हिला दी। तभी कौशल्या जी की नज़र आन्या और आजीविका पर पड़ी है। आन्या को देखकर कौशल्या जी उसे अपना तरफ बुलाते हुए बोली, आन्या बेटा यहाँ आ जाओ। वही सभी आन्या को देखकर मुस्कुरा देती है। आखिर उन्होंने पहली बार आन्या को इतने करीब से देखा था, वरना तो आन्या के मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं हुई थी। आन्या और आजीविका उन सभी के पास आ जाती है। आजीविका आन्या के कान के पास फुसफुसाकर बोली, आखिर ये सब यहाँ क्या कर रही है? मॉम ने भाई से पूछे बगैर तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म तो नहीं रख दी है। आन्या ने उसकी बात सुन उसका हाथ कसकर दबा दिया। वही आन्या को देखकर मोहल्ले की एक आंटी बोली, सच में कौशल्या तुम्हारी बहू तो चांद है। अब पता चल रहा है कि तुम इसे छुपाकर क्यों रखते हो। आजीविका मन में बोली, हाँ आप जैसी मोटी आंटियों से बचाने के लिए, वैसे भी लगते तो भैंस जैसे हो, कहीं हमारी भोली भाली गाय को सींग वगैरह मार दिए तो। कौशल्या जी आन्या की बलाय लेकर बोली, मेरी बहू को नजर मत लगाओ कुसुम, वैसे तो सच में हमारी बहू सोना है। आन्या भी उनकी बात सुन अपनी नजरें झुका लेती है। वो शर्मा रही थी कि तभी आजीविका ने आन्या की ठुड्डी को उठाकर ऊपर किया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू क्या इतना शर्मा रही है? मॉम आप ये सब क्या कर रहे हो, बताओगे जरा? आजीविका की ये हरकत देखकर आन्या आंखें बड़ी कर उसके चेहरे को देखने लगी। वही किसी को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सभी जानते थे कि आजीविका को किसी का भी उसके घर आना जाना पसंद नहीं था, और जब बात मोहल्ले की आंटियों की हो तो वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इस मामले में वो बिल्कुल अपने भाई अर्नव की तरह थी। कौशल्या जी ने आजीविका के कान पकड़ते हुए कहा, अगर तुम भूल रही हो तो तुम्हें याद दिला दूं, कल करवा चौथ है और सिंघानिया खानदान की बहू ये व्रत जरूर रखती है।
तभी आजीविका ने अपना कान उनकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी मॉम, इसका मतलब आन्या को भी ये व्रत भाई के लिए रखना होगा। हाँ, और मेरी फ्रेंड्स यहाँ मेहंदी बनवाने के लिए आई थी, मैंने मेहंदी वाली को भी बुलाया है, सभी आती होगी, कौशल्या जी बोली। आजीविका ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, मॉम क्या आपने भाई से पूछा? किस बारे में? कौशल्या जी कंधे उठाते हुए बोली। यही कि आप उनकी प्यारी पत्नी को एक दिन भूखा रखने वाली है, आजीविका ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। वही कौशल्या जी हंसकर बोली, इसमें उससे क्या पूछना, उसकी लंबी उम्र के लिए ही तो ये व्रत कर रहे हैं। आजीविका उनकी बात पर आन्या के कान के पास आकर धीमी आवाज में बोली, क्या लगता है तुमको, भाई तुम्हें ये व्रत करने देंगे? मतलब वो कहा तुम्हें एक पल भूखा नहीं देख सकते, वो पूरे दिन तो तुम्हें भूखा देख ही नहीं पाएंगे। वो अभी ये सब बातें कर रही थी कि तभी दरवाजे से मेहंदी वाली भी आ जाती है। मेहंदी वाली को देखकर कौशल्या जी बोली, लो भाई, मेहंदी वाली भी आ गई, आन्या बेटा आ जाओ। कौशल्या जी ने आन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। आन्या के हाथ में मेहंदी लगने लगी। वही आजीविका भी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। आन्या तो बेहद एक्साइटेड थी कि उसका पहला करवा चौथ था। दूसरी तरफ अर्नव का ऑफिस। जीवन और अर्नव किसी मीटिंग के सिलसिले में आपस में डिस्कस करते हुए लंच कर रहे थे कि तभी पियून वहां पर आता है। सर बाहर बड़े साहेब भी आए हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, पियून बोला। पियून की बात सुन अर्नव ने कहा, वो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे, उन्हें कहो कि यहाँ आ जाए। वो काफी गुस्से में लग रहे हैं, पियून बोला। पियून की बात पर अर्नव ने कहा, उन्हें यहाँ भेज दो। पियून अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। वही जीवन, अर्नव एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या हुआ होगा डैड को, अर्नव ने जीवन के चेहरे को देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता अर्नव, वो ऐसे गुस्से में तो कभी ऑफिस नहीं आते हैं, जीवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। वही वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अचानक एक तेज आवाज के साथ अर्नव के केबिन का डोर खुलता है। पंकज जी गुस्से से फुफुकारे मारकर अंदर दाखिल होते हैं। वो दोनों तुरंत सोफे से उठ गए। तभी अर्नव पंकज जी के पास आकर बोला, डैड व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तभी पंकज जी वही गुस्से से आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, अजीब नाटक हो गया है इन औरतों का। जीवन और अर्नव पंकज जी के मुंह से ऐसी बात सुन हैरान होकर उनके चेहरे को देखने लगे। तभी जीवन आगे आकर बोला, क्या हुआ डैड, सब ठीक तो है? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? ये पूछो क्या नहीं कहा है, तुम दोनों की मॉम ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, पंकज जी चिढ़ते हुए बोले। ऐसा भी क्या हो गया है डैड जो आप इतना भड़के हुए हो? की प्रॉब्लम हुई डैड? अर्नव उनके पास आकर पंकज जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम है अर्नव, कल करवा चौथ है तो वो व्रत रखेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया और बोली कि रात से पहले घर नहीं आना है। पंकज जी बेहद गुस्से से ये बात बोल रहे थे। वही जीवन और अर्नव ने जैसे ही ये बात सुनी तो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, पर दोनों ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। अब तक आपने पढ़ा, सिंघानिया हाउस में करवा चौथ की तैयारी चल रही थी और घर पर कौशल्या जी की फ्रेंड्स भी मेहंदी के लिए आई हुई थी। वही कौशल्या जी ने आन्या को भी पहले करवा चौथ रखने के लिए कहा था और आन्या के हाथों में भी मेहंदी लगाने लगे। जीवन और अर्नव किसी मीटिंग के सिलसिले में आपस में डिस्कस करते हुए लंच कर रहे थे कि तभी पियून वहां पर आता है। सर बाहर बड़े साहेब भी आए हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, पियून बोला। पियून की बात सुन अर्नव ने कहा, वो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे, उन्हें कहो कि यहाँ आ जाए।
वो काफी गुस्से में लग रहे हैं, पियून बोला। पियून की बात पर अर्नव ने कहा, उन्हें यहाँ भेज दो। पियून अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। वही जीवन, अर्नव एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या हुआ होगा डैड को, अर्नव ने जीवन के चेहरे को देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता अर्नव, वो ऐसे गुस्से में तो कभी ऑफिस नहीं आते हैं, जीवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। वही वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अचानक एक तेज आवाज के साथ अर्नव के केबिन का डोर खुलता है। पंकज जी गुस्से से फुफुकारे मारकर अंदर दाखिल होते हैं। वो दोनों तुरंत सोफे से उठ गए। तभी अर्नव पंकज जी के पास आकर बोला, डैड व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हो। तभी पंकज जी वही गुस्से से आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, अजीब नाटक हो गया है इन औरतों का। जीवन और अर्नव पंकज जी के मुंह से ऐसी बात सुन हैरान होकर उनके चेहरे को देखने लगे। तभी जीवन आगे आकर बोला, क्या हुआ डैड, सब ठीक तो है, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या। ये पूछो क्या नहीं कहा है, तुम दोनों की मॉम ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, पंकज जी चिढ़ते हुए बोले। ऐसा भी क्या हो गया है डैड जो आप इतना भड़के हुए हो, की प्रॉब्लम हुई डैड, अर्नव उनके पास आकर पंकज जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम है अर्नव, कल करवा चौथ है तो वो व्रत रखेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया और बोली कि रात से पहले घर नहीं आना है। पंकज जी बेहद गुस्से से ये बात बोल रहे थे। वही जीवन और अर्नव ने जैसे ही ये बात सुनी तो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, पर दोनों ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। अब आगे जीवन और अर्नव पंकज जी की बात सुनकर उनके चेहरे को हैरान देखने लगते हैं। तभी जीवन चेयर पर अपने कंधे को पीछे करते हुए बोला, डैड इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो हर साल होता है, आपको हर साल कहीं ना कहीं बाहर जाकर ही अपना वक्त बिताना होता है, वैसे आज आप आश्रम नहीं गए। तभी पंकज जी बोले, ऐसा नहीं है, मैं गया था लेकिन वहां पर भी मेरे साथ। अर्नव नाम अपनी आंखें छोटी करके उनकी तरफ देखा और तुरंत बोल पड़ा, क्या हुआ ऐसा आपके साथ डैड। पंकज जी ने निराशा भरे स्वर में कहा, मैं वहां पर गया था लेकिन आज आश्रम में भी कुछ औरतें आई हुई है और सभी आपस में बातें कर रही थी, तो उन सभी के बीच में क्या करता। आश्रम के बच्चे भी उन सभी लेडीज के साथ ही अपना वक्त बिता रहे हैं, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, अब तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास ही आ सकता था। जीवन ने मुस्कुराते हुए पंकज जी से कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया डैड, हम सभी मिलकर कॉफी ट्रीट ले लेते हैं। जीवन की बात सुन पंकज जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ क्यों नहीं। वही अर्नव अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अगर मॉम फास्ट करेगी तो फिर एंजल भी फास्ट करेगी, पर ऐसा है तो उसकी हेल्थ, वैसे हर साल मॉम को भी मना करता हूँ ये सब व्रत वगैरह करके अपनी हेल्थ के साथ केयरलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी तो वो मानती ही नहीं। अर्नव अपने आप में खोया हुआ ये सब सो रहा था, जबकि जीवन ने अपने आप से कहा, वैसे यह व्रत लेडीज अपने पति की लंबी उम्र लगती है, लेकिन क्या कोई प्रेमियों का भी व्रत होता होगा। रात का वक्त, आन्या अपने रूम में बैठी हुई थी, वो अपने हाथ में लगी हुई मेहंदी को देख रही थी। मेहंदी का रंग बेहद गहरा आया था और यही सोच सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल कभी आती तो कभी चली जाती। तभी अर्नव भी रूम में आता है, उसे पता ही नहीं चला कि कब अर्नव रूम के अंदर आ गया। अर्नव ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर वापस आया। तभी भी आन्या वैसे ही बैठी हुई थी और अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी। ये देखकर अर्नव अपने माथे की लकीरें सिकोड़ते हुए उसके पास आकर बैठ गया और धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, जान आज किसके ख्यालों में खोई हुई हो।
आन्या उसकी आवाज सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखती है। उसने जब अर्नव को अपनी इतनी करीब देखा तो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, आप कब आए? आन्या की बात सुनकर अर्नव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं तो कब से यहाँ पर हुई हूँ, क्या तुमने मुझे देखा नहीं? लेकिन मैं तुम्हें नोटिस किया है। क्या है तुम्हारे हाथों में ऐसा जो तुम अपने हाथों को इतनी देर से देख रही हो? लाओ मुझे भी दिखाओ। कहते हुए उसने आन्या का हाथ पकड़कर अपने सामने किया और उसके हाथों की तरफ देखने लगा। मेहंदी का कलर सच में बहुत खूबसूरत आया था। उसने आन्या के हाथ को उलट पुलट करके देखा और फिर अपनी नज़रें उसके चेहरे पर टिकते हुए बोला, इसमें मेरा नाम कहाँ है? क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिखवाया है जान? आन्या ने मुंह बनाया और अपनी बीच वाली फिंगर को आगे करते हुए बोली, यह क्या आपको उर्दू दिखाई दे रही है? और मैंने तो यहाँ पर देखा ही नहीं। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने आन्या के फेस को देखते हुए कहा, लेकिन तुम अपनी हथेली को देख रही थी जान, यहाँ पर तो तुम्हारी नज़र थी ही नहीं और अपनी हथेली को देखकर मुस्कुरा रही थी, ऐसा क्या है यहाँ पर? आन्या ने अर्नव की पकड़ से अपने दोनों हाथ पीछे खींच लिए और अपने हाथों को अपने घुटने के अंदर दबाते हुए बोली, मैं नहीं बता रही, आप जाओ यहाँ से। डिनर किया आपने? नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने कर लिया है। अर्नव ने उसकी यह हरकत देखी तो उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव ने आन्या की नाक पर बाइट करते हुए कहा, तुम बता रही हो या फिर नहीं? नहीं बता रही, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली। अच्छा, ये कहते हुए अर्नव ने और भी कसकर उसे अपनी बाहों में दबा लिया और उसके चेहरे के हर एक हिस्से को अपने होंठों से चूमने लगा। अब अर्नव उसके होंठों की तरफ देखने लगता है और जैसे ही उसके होंठों को किस करने वाला होता है, तभी आन्या ने अपने दोनों लिप्स अंदर की तरफ दबा लिए और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, रुक जाए, बता रही हूँ। अर्नव ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। आन्या इस वक्त किसी बच्चे की तरह महसूस कर रही थी, एक ऐसा बच्चा जो लेप से उतरकर नीचे जाना चाहता हो, लेकिन सामने वाले ने उसे कसकर कर रखा हो और उसे प्रेम से अपने आगोश में सिमट कर रखा हुआ हो। आन्या ने खिलखिलाते हुए चेहरे से अपने हाथों को आगे करते हुए कहा, ये देखिए मेरे हाथों में मैंने मेहंदी लगवाई थी, कल करवा चौथ का व्रत है ना, इसलिए मॉम ने कहा कि मैं आपका नाम की मेहंदी लगाऊं और सच में इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। आपको पता है सभी ने मेहंदी लगवाई थी लेकिन मेरी मेहंदी का कलर बहुत डार्क आया था और यही सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अर्नव उसके चेहरे की खुशी को देख सकता था। उसने आन्या के गाल पर अपने होंठ रखते हुए कहा, ये सब तो ठीक है लेकिन इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? ये तो केमिकल होते हैं जिसकी वजह से रंग गहरा हो जाता है। आन्या ने अर्नव की तरफ तीखी नज़रों से देखा और बोली, ऐसा नहीं होता है, आपको पता है अगर लड़की मेहंदी लगाती है और उसके हाथों में मेहंदी का रंग बहुत डार्क आता है तो इसका मतलब है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अर्नव ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेहंदी नहीं लगती और फिर भी मुझे आजमा कर देखी तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद तुम मेरे प्यार को इस मेहंदी के रंग से कंपेयर करके गलत कर रही हो जान। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार को मापने का कोई भी पैमाना नहीं होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ से हमें पता चलता है कि हमारा पार्टनर हमें कितना प्यार करता है तो इससे बहुत खुशी मिलती है। आपको क्या पता आपने कभी मेहंदी थोड़ी ही लगाई है? अर्नव ने इस बात पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। उसने कहा, कल करवा चौथ है ना एंजल, क्या तुम भी व्रत रखने वाली हो? अर्नव की बात सुनकर आन्या ने मुस्कुराते हुए और खिलखिला कर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा पहला करवा चौथ है, मैं क्यों नहीं रखूंगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। वही अर्नव जब उसकी यह बात सुनता है तो उसका चेहरा बेहद गंभीर हो जाता है। उसने कहा, नहीं, तुम कल का व्रत नहीं रख सकती हो एंजल।
आन्या ने कंधे उठाकर कहा, बट क्यों, मैं रखना चाहती हूँ, और वैसे भी ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, आप मुझे इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं। अर्नव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हथेली के बीच में भरते हुए कहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करके अपनी हेल्थ खराब करो, और तुम्हें पता है कि हमारे घर पर करवा चौथ का व्रत रखने पर पानी भी नहीं पिया जाता है। आन्या ने मायूस चेहरे से अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ, आप मुझे करने दीजिए। लेकिन आन्या की बात सुनकर अर्नव के चेहरे का रंग और भी ज्यादा बदल गया और चेहरे के एक्सप्रेशन भी काफी डार्क हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव को उसका व्रत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अर्नव की बातों से उसकी पॉजिटिवनेस झलक रही थी। आन्या ने जब अर्नव का रूड चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, पर मुझे करना है। अर्नव गुस्से से बेड से उठ गया और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, एंजल, मैंने कहा ना, नहीं करना है, इट मीन्स नहीं करना है, और इस बारे में मुझे अब कोई भी बहस नहीं करती है। मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ, तुम भी रेस्ट करो। इतना कहकर अर्नव रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है, जबकि आन्या आंसू से भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने अपने आप से कहा, डेविल, लेकिन मुझे यह व्रत करना है। यही कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक गए। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अब तक आपने पढ़ा। सिंघानिया हाउस में करवा चौथ की तैयारी चल रही थी और घर पर कौशल्या जी की फ्रेंड्स भी मेहंदी के लिए आई हुई थी। वही कौशल्या जी ने आन्या को भी पहले करवा चौथ रखने के लिए कहा था और आन्या के हाथों में भी मेहंदी लगाने लगे। जीवन और अर्नव किसी मीटिंग के सिलसिले में आपस में डिस्कस करते हुए लंच कर रहे थे कि तभी पियून वहां पर आता है। सर, बाहर बड़े साहेब भी आए हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, पियून बोला। पियून की बात सुन अर्नव ने कहा, वो बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे, उन्हें कहो कि यहाँ आ जाए। वो काफी गुस्से में लग रहे हैं, पियून बोला। पियून की बात पर अर्नव ने कहा, उन्हें यहाँ भेज दो। पियून अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। वही जीवन, अर्नव एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या हुआ होगा डैड को, अर्नव ने जीवन के चेहरे को देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता अर्नव, वो ऐसे गुस्से में तो कभी ऑफिस नहीं आते हैं, जीवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। वही वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अचानक एक तेज आवाज के साथ अर्नव के केबिन का डोर खुलता है। पंकज जी गुस्से से फुफुकारे मारकर अंदर दाखिल होते हैं। वो दोनों तुरंत सोफे से उठ गए। तभी अर्नव पंकज जी के पास आकर बोला, डैड, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हो। तभी पंकज जी वही गुस्से से आकर सोफे पर बैठते हुए बोले, अजीब नाटक हो गया है इन औरतों का। जीवन और अर्नव पंकज जी के मुंह से ऐसी बात सुन हैरान होकर उनके चेहरे को देखने लगे। तभी जीवन आगे आकर बोला, क्या हुआ डैड, सब ठीक तो है, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या। ये पूछो क्या नहीं कहा है, तुम दोनों की मॉम ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, पंकज जी चिढ़ते हुए बोले। ऐसा भी क्या हो गया है डैड जो आप इतना भड़के हुए हो, की प्रॉब्लम हुई डैड, अर्नव उनके पास आकर पंकज जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम है अर्नव, कल करवा चौथ है तो वो व्रत रखेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया और बोली कि रात से पहले घर नहीं आना है। पंकज जी बेहद गुस्से से ये बात बोल रहे थे। वही जीवन और अर्नव ने जैसे ही ये बात सुनी तो दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, पर दोनों ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। अब आगे जीवन और अर्नव पंकज जी की बात सुनकर उनके चेहरे को हैरान देखने लगते हैं। तभी जीवन चेयर पर अपने कंधे को पीछे करते हुए बोला, डैड, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो हर साल होता है, आपको हर साल कहीं ना कहीं बाहर जाकर ही अपना वक्त बिताना होता है, वैसे आज आप आश्रम नहीं गए।
तभी पंकज जी बोले, ऐसा नहीं है, मैं गया था लेकिन वहां पर भी मेरे साथ। अर्नव नाम अपनी आंखें छोटी करके उनकी तरफ देखा और तुरंत बोल पड़ा, क्या हुआ ऐसा आपके साथ डैड? पंकज जी ने निराशा भरे स्वर में कहा, मैं वहां पर गया था लेकिन आज आश्रम में भी कुछ औरतें आई हुई है और सभी आपस में बातें कर रही थी, तो उन सभी के बीच में क्या करता? आश्रम के बच्चे भी उन सभी लेडीज के साथ ही अपना वक्त बिता रहे हैं, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। अब तुम ही मेरा सहारा हो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास ही आ सकता था। जीवन ने मुस्कुराते हुए पंकज जी से कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया डैड, हम सभी मिलकर कॉफी ट्रीट ले लेते हैं। जीवन की बात सुन पंकज जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ क्यों नहीं। वही अर्नव अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अगर मॉम फास्ट करेगी तो फिर एंजल भी फास्ट करेगी, पर ऐसा है तो उसकी हेल्थ, वैसे हर साल मॉम को भी मना करता हूँ ये सब व्रत वगैरह करके अपनी हेल्थ के साथ केयरलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी तो वो मानती ही नहीं। अर्नव अपने आप में खोया हुआ ये सब सो रहा था, जबकि जीवन ने अपने आप से कहा, वैसे ये व्रत लेडीज अपने पति की लंबी उम्र लगती है, लेकिन क्या कोई प्रेमियों का भी व्रत होता होगा? रात का वक्त, आन्या अपने रूम में बैठी हुई थी, वो अपने हाथ में लगी हुई मेहंदी को देख रही थी। मेहंदी का रंग बेहद गहरा आया था और यही सोच सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल कभी आती तो कभी चली जाती। तभी अर्नव भी रूम में आता है, उसे पता ही नहीं चला कि कब अर्नव रूम के अंदर आ गया। अर्नव ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर वापस आया। तभी भी आन्या वैसे ही बैठी हुई थी और अपने हाथों की मेहंदी को देख रही थी। ये देखकर अर्नव अपने माथे की लकीरें सिकोड़ते हुए उसके पास आकर बैठ गया और धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, जान आज किसके ख्यालों में खोई हुई हो? आन्या उसकी आवाज़ सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखती है। उसने जब अर्नव को अपनी इतनी करीब देखा तो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, आपका बाय। आन्या की बात सुनकर अर्नव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं तो कब से यहाँ पर हुई हूँ, क्या तुमने मुझे देखा नहीं? लेकिन मैं तुम्हें नोटिस किया है। क्या है तुम्हारे हाथों में ऐसा जो तुम अपने हाथों को इतनी देर से देख रही हो? लाओ मुझे भी दिखाओ। कहते हुए उसने आन्या का हाथ पकड़कर अपने सामने किया और उसके हाथों की तरफ देखने लगा। मेहंदी का कलर सच में बहुत खूबसूरत आया था। उसने आन्या के हाथ को उलट पुलट करके देखा और फिर अपनी नज़रें उसके चेहरे पर टिकते हुए बोला, इसमें मेरा नाम कहाँ है? क्या तुमने मेरा नाम नहीं लिखवाया है जान? आन्या ने मुंह बनाया और अपनी बीच वाली फिंगर को आगे करते हुए बोली, यह क्या आपको उर्दू दिखाई दे रही है? और मैंने तो यहाँ पर देखा ही नहीं। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने आन्या के फेस को देखते हुए कहा, लेकिन तुम अपनी हथेली को देख रही थी जान, यहाँ पर तो तुम्हारी नज़र थी ही नहीं और अपनी हथेली को देखकर मुस्कुरा रही थी, ऐसा क्या है यहाँ पर? आन्या ने अर्नव की पकड़ से अपने दोनों हाथ पीछे खींच लिए और अपने हाथों को अपने घुटने के अंदर दबाते हुए बोली, मैं नहीं बता रही, आप जाओ यहाँ से। डिनर किया आपने? नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने कर लिया है। अर्नव ने उसकी यह हरकत देखी तो उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव ने आन्या की नाक पर बाइट करते हुए कहा, तुम बता रही हो या फिर नहीं? नहीं बता रही, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली। अच्छा, ये कहते हुए अर्नव ने और भी कसकर उसे अपनी बाहों में दबा लिया और उसके चेहरे के हर एक हिस्से को अपने होंठों से चूमने लगा। अब अर्नव उसके होंठों की तरफ देखने लगता है और जैसे ही उसके होंठों को किस करने वाला होता है, तभी आन्या ने अपने दोनों लिप्स अंदर की तरफ दबा लिए और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, रुक जाए, बता रही हूँ। अर्नव ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। आन्या इस वक्त किसी बच्चे की तरह महसूस कर रही थी, एक ऐसा बच्चा जो लेप से उतरकर नीचे जाना चाहता हो,
लेकिन सामने वाले ने उसे कसकर कर रखा हो और उसे प्रेम से अपने आगोश में सिमट कर रखा हुआ हो। आन्या ने खिलखिलाते हुए चेहरे से अपने हाथों को आगे करते हुए कहा, ये देखिए मेरे हाथों में मैंने मेहंदी लगवाई थी, कल करवा चौथ का व्रत है ना, इसलिए मॉम ने कहा कि मैं आपका नाम की मेहंदी लगाऊं और सच में इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। आपको पता है सभी ने मेहंदी लगवाई थी लेकिन मेरी मेहंदी का कलर बहुत डार्क आया था और यही सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अर्नव उसके चेहरे की खुशी को देख सकता था। उसने आन्या के गाल पर अपने होंठ रखते हुए कहा, ये सब तो ठीक है लेकिन इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, ये तो केमिकल होते हैं जिसकी वजह से रंग गहरा हो जाता है। आन्या ने अर्नव की तरफ तीखी नज़रों से देखा और बोली, ऐसा नहीं होता है, आपको पता है अगर लड़की मेहंदी लगाती है और उसके हाथों में मेहंदी का रंग बहुत डार्क आता है तो इसका मतलब है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अर्नव ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेहंदी नहीं लगती और फिर भी मुझे आजमा कर देखी तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद तुम मेरे प्यार को इस मेहंदी के रंग से कंपेयर करके गलत कर रही हो जान। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार को मापने का कोई भी पैमाना नहीं होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ से हमें पता चलता है कि हमारा पार्टनर हमें कितना प्यार करता है तो इससे बहुत खुशी मिलती है। आपको क्या पता आपने कभी मेहंदी थोड़ी ही लगाई है। अर्नव ने इस बात पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। उसने कहा, कल करवा चौथ है ना एंजल, क्या तुम भी व्रत रखने वाली हो? अर्नव की बात सुनकर आन्या ने मुस्कुराते हुए और खिलखिला कर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा पहला करवा चौथ है, मैं क्यों नहीं रखूंगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। वही अर्नव जब उसकी यह बात सुनता है तो उसका चेहरा बेहद गंभीर हो जाता है। उसने कहा, नहीं तुम कल का व्रत नहीं रख सकती हो एंजल। आन्या ने कंधे उठाकर कहा, बट क्यों, मैं रखना चाहती हूँ और वैसे भी यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, आप मुझे इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं? अर्नव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हथेली के बीच में भरते हुए कहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करके अपनी हेल्थ खराब करो और तुम्हें पता है कि हमारे घर पर करवा चौथ का व्रत रखने पर पानी भी नहीं पिया जाता है। आन्या ने मायूस चेहरे से अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ, आप मुझे करने दीजिए। लेकिन आन्या की बात सुनकर अर्नव के चेहरे का रंग और भी ज़्यादा बदल गया और चेहरे के एक्सप्रेशन भी काफ़ी डार्क हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव को उसका व्रत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अर्नव की बातों से उसकी पजेसिवनेस झलक रही थी। आन्या ने जब अर्नव का रूड चेहरा देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, पर मुझे करना है। अर्नव गुस्से से बेड से उठ गया और उसके चेहरे को देखते हुए कहा, एंजल मैंने कहा ना, नहीं करना है, इट मीन्स नहीं करना है और इस बारे में मुझे अब कोई भी बहस नहीं करती है। मैं डिनर के लिए जा रहा हूँ, तुम भी रेस्ट करो। इतना कहकर अर्नव रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है, जबकि आन्या आंसू से भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने अपने आप से कहा, डेविल, लेकिन मुझे यह व्रत करना है। यही कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक गए।